जय हिंद। मेरे चैनल एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। इससे पहले मैंने पढ़ाया था एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद पढ़ाया था इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो था अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें मैंने जो आपको 7 ग्लैंड पढ़ाए थे, 8 ग्लैंड, उसमें एक बचा रह गया था। बताए थे आपको पीयूष ग्रंथि। जो लोग क्लास किए होंगे वो जान रहे होंगे, जो नहीं किए हैं वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ये वीडियो पड़ी रहेगी। इसके पहले वाली देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट है। क्योंकि मैंने इसलिए अभी इसको अलग से बनाया कि अकेले ये बहुत समय लेगा, पूरी एक क्लास का समय लेगा 1 घंटे का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, ये आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसलिए यहां से क्वेश्चन आना लाजमी होता है, क्योंकि हर ग्लैंड को ये एक्टिव करता है। और ये किसके नियंत्रण में रहता है, ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक, जिसको हम बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। उसी के नियंत्रण में ये कार्य करता है, और इसके नियंत्रण में सारी ग्रंथियां काम करती हैं इंडोक्राइन की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इनका बेसिक परिचय किया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे पीयूष ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो नंबर 1 पॉइंट नंबरिंग करके लिखते चलिएगा। क्या लिखना है, लिखिएगा यह हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आप हाइपोथैलेमस से परिचित हैं। यह हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करती है। हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करती है, ठीक है। और ठीक ठीक इसी के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ठीक इसी के नीचे पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सुपर मास्टर ग्लैंड है, और ठीक इसी के नीचे पाई जाती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, इसे हम बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, उसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इसको भी लिख लीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको लिखवाऊंगा मास्टर सिस्टम। तो सिस्टम मास्टर तंत्र अलग हो जाएगा, वो नर्वस सिस्टम है। और जब कहे कि हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कौन है, तब बताएंगे पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि की बात होगी तो पीयूष ग्रंथि मास्टर है, सुपर मास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और मास्टर सिस्टम कहेगा तो नर्वस सिस्टम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्यों भाई? क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों, लिख लीजिएगा, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित करती है। रेगुलेट करना, के कार्यों को नियमित करती है, ठीक है। अच्छा, फिर पूछता है कि पीयूष ग्रंथि की उसका वजन, वेट, या सबसे छोटी लंबी, तो लिखिएगा सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि है। तब आएगा भाई कि इसका वजन कितना होता है, तो लिखिएगा कि पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। मतलब अगर हम कहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि मटर के दाने के बराबर, समझ लीजिए, मटर के दाने के बराबर ये होते हैं भाई साहब। और आप देखेंगे अभी जब मैं 9 ग्लैंड पढ़ाऊंगा कि शरीर में कितनी हरकत करते हैं, इन्हीं के चलते सब काम ही होता है। हमने आंखों से देखा नहीं कि पीयूष ग्रंथि ने अपना सिक्रेशन चालू कर दिया, अपना सारा काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, निगेटिविटी मन मत लाइए। क्यों? जैसे आप सही सोचते हैं वैसे एक्टिव होती है, जैसे गलत सोचते हैं वैसे एक्टिव होती है। वही काम कराएगी जो आप सोचेंगे, समझ रहे हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझना है। क्वेश्चन तो बनते ही हैं, बाकी आप अपने इसे मानव जीवन में भी बहुत अच्छे से उतारेंगे कि हाँ ये चीज हमको सीखने को मिली, ठीक है। आप इसकी शॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, देखिए मैंने लिखा क्या था कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो अभी आप कहेंगे सर पिछली वीडियो आप लिखवाए थे
कि पीनियल ग्लैंड जो हमारी है वो सबसे छोटी, तो जब आपसे कहे पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पीनियल ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में कहेगा सबसे छोटी ग्रंथि तो बताएंगे आप क्या कहलाता है, पीयूष ग्रंथि। और पूरे ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर, और कहे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि तो थायराइड ग्लैंड। सब पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज पीयूष ग्रंथि से और लिख लीजिए, क्या भाई, तो क्वेश्चन करता है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो कितने प्रकार के हार्मोन बनाती है, तो लिख लीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि से 9 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। कई किताबों में आपको 12 देगा, घुमा फिरा के पार्टीशन करके बात वही होती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है वो 9 प्रकार के हार्मोन बनाती है। तो आइए अब वन बाय वन सबको शुरू किया जाए। पहला हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरे साथ लिखते चलिएगा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा है जिसे हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। स्पेलिंग से घबराइएगा मत, बायोलॉजी पढ़ना है आपको तो इंग्लिश जाननी ही पड़ेगी, और इससे बच नहीं सकते। और जानेंगे तो अच्छा है ना, बताए थे ना कि किसी बढ़िया डॉक्टर से भी आप रिपोर्ट दिखा दें, अपनी पहले रिपोर्ट आप चेक कराए हैं, और चेकअप कराने के बाद आप तब जाके दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ऑटो ग्रंथि ठीक ठाक है, तो ऑटो ग्रंथि में डॉक्टर भी हैरत में पड़ जाएगा ये क्या बोल रहा है। जब आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड तो एक झापड़ खींच भी सकता है कि सीधे से बोलो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इंग्लिश हमारी प्रीवैलेंट है बायोलॉजी के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में, इसलिए इसमें इंग्लिश का आना ज्यादा लाजमी है। भाई गांव देहात की महिलाएं भी क्या कहती हैं, किडनी सुनती हैं, किडनी की बहुत पी रहे थे दारू इसलिए किडनी फेल हो गई। उसी गांव की महिला से कह दीजिए कि उनका ब्रिक फेल हो गया तो सोचे कि कुछ होता होगा, ब्रिक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए कुछ अजीब बात बताए, समझ रहे हैं ना। और किडनी कहेंगे इंग्लिश तो वो महिला फटाक से जान जाएगी किडनी फेल हो गई। तो देखिए फेमस है किडनी वर्ड। इसी तरह इंग्लिश से घबराइएगा मत, इंग्लिश टर्म तो आपको मिलेंगे पूरी तरह बायोलॉजी में और वो आना भी चाहिए। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसे हम बोलते हैं LH। अब ये क्या होता है भाई, ये दोनों हार्मोन ने साथ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों हार्मोन का एक साथ काम होता है। ये क्या करते हैं तो मिला के लिखिएगा, ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में जो सेक्स ग्रंथि है ना, सेक्स ग्लैंड, उसी सेक्स ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित या प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो उत्तेजित और प्रेरित होने की जो कहानी है, मतलब इनको कराने की वो किसकी जिम्मेदारी है, इन दो हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की, ठीक है। अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भाई दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, ठीक, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दो वो हार्मोन हैं जो सेक्स ग्लैंड को उत्तेजित कर रहे हैं, स्टिमुलेट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बात आएगी मेन, इनकी तो बात करेंगे अभी, सबसे पहले कि ये सेक्स ग्लैंड क्या है, ठीक है। तो आइए देखा जाए ये सेक्स ग्लैंड क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। अब लिखिएगा, ये मेरा एक्स है, आप परिचित हो गए हैं। ये सेक्स ग्लैंड जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं टेस्टिस, दूसरे को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो पहला है टेस्टिस जिसे बोलते हैं वृषण, और दूसरा होता है ओवरी जिसे बोलते हैं अंडाशय। ये है मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो सेक्स ग्लैंड हमारे शरीर में मेल में आपको टेस्टिस वृषण और फीमेल में ओवरी अंडाशय, ठीक, ये भी अंडाशय है। और दोनों में पिछली क्लास में बात चली थी, बताए थे कि दोनों में ही एक जोड़ी, 1 पेयर, ठीक है ना, मतलब 2-2। अगर इनकी बात करें तो ऐसे ये है वृषण, और इनकी बात करें तो ये आपका जो यहां पे आप देख रहे हैं ये अंडाशय, ठीक है ना। तो टेस्टिस ओवरी से आप परिचित हुए कि हमारे शरीर में ये सेक्स ग्लैंड है, लिंग ग्रंथियां हैं। तो अब हम बात करें 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेल की, टेस्टिस की। तो लिखिएगा सबसे पहले टेस्टिस, वृषण मतलब पुरुष का अंडाशय। ये 2 चीज हार्मोन बनाता है। पहला जो है आपका वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। हिंदी भी लिख दे रहा हूं, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं,
टेस्टोस्टेरोन, जिसकी हिंदी रहेगी अर्थ मैं लिख दूंगा, निश्चिंत रहिए। और जो दूसरा है उसका नाम है स्पर्म, शुक्राणु। तो ये तो जो है ये हमारे अलग चैप्टर हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, उसमें ये पूरी तरह इन्हीं की बात होगी। ये तो वो सेल हैं जिनमें एक अलग काबिलियत है, एक हमारी तरह ही मानव को खड़ा करने की, ठीक है। एकमात्र पूरे शरीर का सेल इतना पावरफुल जो हमारी तरह ही एक मनुष्य, एक क्या कई मनुष्यों को जन्म बनाने देने की इसमें काबिलियत है, ठीक है। एकमात्र सेल। हम अपने शरीर का चमड़ा हाथ का काट के, शरीर का काट के नहीं बना सकते कुछ भी, लेकिन इस सेल से हम अनगिनत मनुष्य खड़ा कर सकते हैं। इसकी तो अलग ही बात है। ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में। बात करनी है हमको इस टॉपिक में पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यही है जो इनको बनाता है। सारा दारोमदार इन्हीं पर टिका हुआ है। मर्द को मर्द का जो टैग दिया गया है वो इसी हार्मोन के चलते, ठीक है ना। तो आइए पूरी बात किया जाए टेस्टोस्टेरोन पे। टेस्टोस्टेरोन अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत समझ विकसित करता है। सबसे पहली बात कि जब टेस्टोस्टेरोन का दो लक्षण होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जब इसका दिखाई देता है तब हम कहते हैं कि अब कोई पुरुष मर्द बन रहा है, ठीक ना। इसी के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के चलते, ठीक है, नंबरिंग करके लिखिएगा, पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है। पुरुषों में दाढ़ी मूछ जो आती है इसी हार्मोन के चलते। नंबर 2, पुरुषों में आवाज का भारी होना, ठीक है ना। आवाज भारी हो गई। एक तो दाढ़ी मूछ आई ही आई तो उसने दिखा दिया कि आप मादा नहीं नर हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो जो हमारे अंदर आवाज का भारीपन है, 14 साल के पहले तक अभी हमारा जो एटम्स एप्पल था, ये जो देखते हैं ना गले में कंठ, ये इसे टेटुआ कहते हैं। लोग नहीं कहते तो ज्यादा बोलोगे टेटुआ दबा देंगे, ठीक है। तो जो टेटुआ वर्ड है, टेटुआ दबा देंगे मतलब तुम्हारा बोलना बंद कर देंगे, यहीं से आ जाती है। यही एडम्स एप्पल है जिसे भोजपुरी में टेटुआ कहते हैं, ठीक। इसका रियल नाम क्या है? एडम्स एप्पल वॉइस बॉक्स। होता क्या है कि बच्चों में और महिलाओं में डेवलप नहीं होता, इसीलिए उनकी आवाज नुकीली, तीखी, चुभने वाली होती है और उनकी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज होती है, समझ रहे हैं ना, हाई पिच। और ये जो हमारा पुरुषों में क्या होता है, 14 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब स्त्रावण होता है तो फिर एडम्स एप्पल का विकास होता है और ये मोटी हो जाती है। इसीलिए हम लोग की आवाज भारी और मोटी होती है, चुभेगी नहीं। बच्चों की आवाज बहुत चुभने वाली होती है। बच्चे चीख दिए खूब कस के काई से करें तो आपका खून खोल जाएगा। एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, तीसरी बार पीटा देंगे। अगर किसी महिला में सबकी पतली होती है आवाज, लेकिन किसी किसी की और नुकीली होती है, अगर वो 5 घंटा क्लास ले, 4 घंटा क्लास ले, आप हालत खराब हो जाएगी आपकी। और अगर पुरुष कोई क्लास ले अगर 8 घंटे भी, तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि उनका एडम्स एप्पल पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो आवाज भारी हो जाती है, इसलिए चुभती नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। आवाज का बहुत खेल है। मच्छर क्या होता है, इस पूरे धरती पर, पूरे दुनिया में सबसे अधिक किसी की हाई पिच होती है तो मच्छर की होती है। सर्वे किया गया और रिजल्ट सामने आया कि अगर मच्छर की आवाज, कोई भी आदमी अगर 2 से, नर मच्छर, मादा नहीं, नर मच्छर ही तो भुनभुनाते हैं, अगर नर मच्छर की आवाज कोई 2 से 3 मिनट सुन लेगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये फिजिक्स में, साइंस में सिद्धांत कर दिया गया है कि ये सिद्ध कर दिया गया है। तो ये समझ रहे हैं, इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं कुछ नहीं। मच्छर, अब आप कहेंगे मच्छर भुनाता, देखते नहीं जैसे भुनभुनाता है तैसे आपका हाथ जाता है, कितनों तेज नींद में रहे, कटाक से आप हटाएंगे ही, बढ़िया से साउंड कर देगा, पागल हो जाएंगे। देखने में मच्छर है और हालत खराब कर देगा, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक हाई पिच मच्छर की, ये भी एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना, पुरुषों में आवाज का भारी होना, फिर लिख सकते हैं लगभग पूरे शरीर पर बाल का होना, ठीक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का शरीर देखिए जरा सा सॉलिड दिखाई देना, ठोस, महिलाओं का कोमल दिखाई देना, इसी के चलते अंतर होता है, ठीक है। फिर पुरुषों के शोल्डर्स, कंधों का विकसित होना, ठीक ना। फिर कह सकते हैं कि इनके जो बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स और
ट्राइसेप्स, इनका भी विकसित होना, जो ये है ना बाइसेप, ये बॉडी इधर वाला बाइसेप होता है, इधर ट्राइसेप, ये एकदम मर्द की जो क्वालिटी दिखा रहा है, ये सारा चीज कौन कर रहा है? अकेले टेस्टोस्टेरोन। यहां तक कि स्पर्म निकालने का भी जो जिम्मेदारी है 14 साल से, और ये एक बार निकलता है पुरुषों में मरते दम तक स्त्रावण होता है, महिलाओं की तरह नहीं कि उनका एमसी चक्र जो मेनोपॉज साइकिल है वो 45, 13 शुरू हुआ मेनार्की टू मेनोपॉज, 13 से 45, किसी किसी का 52, ठीक है। लेकिन ये एक बार मनुष्य जन्म ले लिया तो ये मरते दम तक निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसी के चलते पुरुष पुरुष दिखते हैं। और वहां पे मैंने पढ़ाया था गोनेड ग्लैंड में, यही वो हार्मोन है जो हमारे मूत्र में महक लाता है। इसी कारण जो कुत्ते होते हैं एक दूसरे के एरिया में, जैसे ही गाड़ी पे आपके कोई कुत्ता पेशाब कर देगा, अपने घर गाड़ी खड़ा की और जैसे दूसरे किसी कॉलोनी में जाएंगे तो दूसरे कॉलोनी कुत्ता आपकी गाड़ी की तरफ बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि जिस कुत्ते ने यूरिन निकाला उसको वो खोजता है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन के चलते। वही स्मेल महका है कुत्ता तो दौड़े आया है, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन का ही तो पूरा कमाल है। मिलिट्री के लोग जो कैंप लगाते हैं तो पूरे गोल में लंबे में एक साथ पेशाब कर देते हैं, उसके बाद कैंप लगा के सोएंगे ठाट से। अब शेर भी नहीं आएगा, क्योंकि शेर को पता है कि यहाँ कई शेर सो रहे हैं, जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये टेस्टोस्टेरोन हुआ, और स्पर्म तो हमारा अगले में पढ़ना है टॉपिक में, प्रजनन तंत्र में। अब बात करेंगे हम फीमेल की। देखिए जो आप यहाँ पढ़े थे ना सेक्स ग्लैंड में, टेस्टिस है ओवरी, तो ओवरी की पढ़ा जाए अब, ठीक। अब आइए डाल लीजिए हेडिंग ओवरी अंडाशय। अब इससे भी दो हार्मोन निकलते हैं। जो पहला निकलता है इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक ना, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा एकदम समझ लीजिए। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले। जो महिलाओं में एमसी चक्र जो रेगुलर आता है ये इसी की देन है, एस्ट्रोजन की ही। और जस्ट उल्टा होना मतलब कि महिलाओं के अंदर दाढ़ी मूछ, शरीर में दाढ़ी मूछ का ना होना, महिलाओं के पूरे शरीर पे बाल का ना होना, महिलाओं की आवाज पतली होना, ठीक है। महिला एक तरह से जैसे 14 साल के बाद उसका सब शरीर विकसित होना शुरू हुआ, तो महिला को दिखाना, कोमल अंग, स्तनों का विकास होना, ठीक है, आवाज का मधुर कोमल पतला होना, तीखी चुभने वाली नुकीली, ठीक है, ये सारी चीजों का खेल करने का जिम्मेदारी किसके पास है? एस्ट्रोजन हार्मोन के पास है। जस्ट हमारे टेस्टोस्टेरोन का उल्टा समझिए, ठीक है। अब बात आएगी प्रोजेस्टेरोन की, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि के अकॉर्डिंग, और हमको पढ़ना है ये पूरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, तो ध्यान रखिएगा कि ये किस चैप्टर के अकॉर्डिंग है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, ये भी लिख लीजिएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक, क्योंकि यही बच्चे के जन्म में हेल्प करता है। यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी होती है तो दो चीजों की कमी हो जाती है एक साथ। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और दूसरा जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ठीक। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला के शरीर के अंदर नहीं बनता है तो यही है गर्भधारण करने बनाए रखने के लिए इसी की आवश्यकता होती है, इसीलिए बोलते हैं इसे प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक। अगर किसी महिला में इस हार्मोन की कमी होगी तो तब क्या होगा, देख रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पोषक तत्व कम हो जाएगी, उसी को डॉक्टर बोलते हैं बच्चा खराब हो गया या बच्चा मर गया, पैदा होते मर गया, या गर्भ में ही जो आप वर्ड सुनते हैं खराब, देखिए मरने कहते हैं खराब, उनका बच्चा खराब हो गया, ये यही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ही पूरी भूमिका होती है। अच्छा, इसकी बहुत सी भूमिका है। इसी हार्मोन के चलते अंडाणु नहीं बनते हैं, मतलब जैसे ही महिला कोई प्रेग्नेंट होगी एक बनना बंद हो जाएगा, एमसी चक्र बंद हो जाएगा, पीरियड आना बंद हो जाएगा, ठीक है, और ये अंडाणु को बनने ही नहीं देगा, क्योंकि फिर अगला फर्टिलिटी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक बार में महिला एक ही बच्चे को जन्म देगी। जुड़वा की बात नहीं कर रहा हूं, जुड़वा हो, तुड़वा हो, चौरा हो, ठीक है, 4 पैदा हो जाए उसकी बात नहीं है, मतलब कि एक बार में एक ही फर्टिलिटी होगी। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जुड़वा कैसे होते हैं। जुड़वा का मतलब समझिएगा कि आपके एक सेल सॉरी एक स्पर्म की बदले 3 स्पर्म 4 स्पर्म पहुंच गया। स्पर्म निकलता पुरुष का 300 से 400 मिलियन है एक फर्टिलिटी में, और जाता कितना है वजाइना ट्रैकल में, जिससे ओवरी अट्रैक्ट करती है एक एक से, वो कितना, बस एक, वो अंदर सेल डिवीजन होता है और वो सेल सेपरेट हो जाते हैं, पढ़ाएंगे आपको। तो वो सेल जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे वो जुड़वा बनेगा, वो 2 नहीं 4 नहीं 8 बच्चे भी एक साथ पैदा हो जाएंगे, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पे क्या है कि अंडाणु नहीं बनने देगा, मतलब कि अब
जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो नहीं होने देगा। अब अगला बच्चा एक साथ ही नहीं कि एक बच्चा गर्भ में है और फिर दूसरा बच्चा भी गर्भ में हो गया, कभी नहीं हो सकता। वो इसी के चलते, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के चलते। आई बात समझ में? मैं आपको साइंस बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ाता हूं जानबूझ के कि आपने इससे पहले कभी इसका नाम नहीं सुना, आज ये हम पहली बार जान रहे हैं। तो जिसने कभी साइंस नहीं देखा न जाना, वो भी अगर यूपीएससी तैयारी करने आया है बच्चा, तो पूरी तरह समझ जाए। बात समझ गए? तो ये हमने पूरी कहानी समझी किसकी? सेक्स ग्लैंड की, टेस्टिस की, ओवरी की एक शॉर्ट परिचय लिया। डिटेल में तो हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में, ठीक। फिर हम आते हैं पीयूष ग्रंथि की उसी हार्मोन, जो ये सेक्स ग्लैंड, अब इसीलिए बताया आपको कि इसी सेक्स ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं दोनों। अब वो क्या काम करते हैं समझ तो गए, इनका परिचय हो गया। फिर वहीं पे आते हैं कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं टेस्टिस पे और ओवरी पे। टेस्टिस ओवरी का एक परिचय दे दिया आपको कि सेक्स ग्लैंड क्या था। अब फिर हम उसी पे आएंगे, ठीक ना, इस पे कि जो आपको पढ़ाया गया कि सेक्स ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, तो इस पे ये कैसे काम करता है ये दोनों हार्मोन, ठीक। तो आइए देखा जाए। देखिएगा, अब सबसे पहले FSH, ठीक ना, ये उत्तेजित करेगा। भाई इसका काम ही क्या है? स्टिमुलेट करना। किसको उत्तेजित करेगा? टेस्टिस को। और जब FSH टेस्टिस को करता है उत्तेजित, तो बनाता क्या है? तब बनता है स्पर्म, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। भूल से इसे आप मत बोल दीजिएगा कि ये वीर्य है, वीर्य सीमन को कहते हैं, पढ़ाएंगे प्रजनन तंत्र में, धैर्य रखिएगा, ठीक ना। ये स्पर्म है, शुक्राणु है, ठीक, गलती नहीं करिएगा। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया टेस्टिस को, तो बना स्पर्म, ठीक। फिर यही FSH चूंकि दोनों पे काम करेगा ना, तो ये उत्तेजित, समझते ना, ऐसे को यही चीज लिखना होता है। जब ये उत्तेजित करेगा किसको? ओवरी को, दोनों पे काम करेगा, तब क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा ओबम, जिसे आप डिंब या रस कहते हैं। और जब ये दोनों एक साथ मैच करेंगे तो फिर किस सेल का निर्माण होगा? उसी को आप बोलते हैं जाइगोट, ठीक ना। इसी को बोलते हैं जाइगोट, जिसे बोलते हैं युग्मनज, ठीक। और यही भ्रूण में जाता है महिला के, तो यही यूट्रस में जाके एक नए बच्चे का जन्म करता है, मतलब विकास करता है, नए बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। तो ये देखिए कि FSH ने किया टेस्टिस को उत्तेजित, तो स्पर्म बनाया। इसी ने किया उत्तेजित ओवरी को, तो ओवम बनाया। अब देखिए, छोटा सा दाना राई के बराबर, मटर के बराबर पीयूष ग्रंथि, काम कितना जबरदस्त। इसी कारण जो हम अपनी आंख से देखते हैं, सारा हरकत ये करता है शरीर में। जैसे हमारी आंखों ने देखा उत्तेजने वाली चीजें, उत्तेजना फटाक से आ जाती है। जैसे देखे हम इमोशनल चीजें, वैसे इमोशनल आता है। शांत चीजें शांत, स्थिर कर, सारा हरकत हमारे शरीर में पूरा डिपेंड करता है। अगर सेक्स ग्लैंड की बात करें, अगर अपने वृद्धि की बात करें, अगर हम शरीर में पानी वाटर बैलेंस की बात करें, सारा ठेकेदारी यही लिया है। अभी आप समझते जाएंगे। अब दो हार्मोन देख ही रहे हैं आप, तो हमारे सोच पे ये डिपेंड करता है। आप लिंग ग्रंथि को तेज करना, आप बैठे हैं, आपके मन में सोच भी लिए, अगर आप गलत भावना आ गई तो आपके सेक्स ग्लैंड पे इसका असर तुरंत दिख जाएगा। ये तुरंत रिजल्ट देता है। इसीलिए मन में कोई अगर अच्छी बात आई, तुरंत ये एक्टिव होता है। इसी कारण हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। दूसरी बात होगी ये FSH। अब है LH, ठीक ना। तो LH स्टिमुलेट, उत्तेजित करेगा, फिर किसको? टेस्टिस को। भाई ये दोनों को सामूहिक लिखवाए थे ना, कि दोनों ही टेस्टिस पे और दोनों ही ओवरी पे काम करते हैं, तो एक देख लिए। अब फिर LH को देखेंगे कि LH जो है वो जब टेस्टिस पे कार्य करता है, मतलब इसको उत्तेजित करता है, तो क्या बनाएगा? अब बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में इसको भी पढ़े आप, ठीक, टेस्टोस्टेरोन। और यही LH जब उत्तेजित करेगा ओवरी को, तो ये बनाएगा एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन। अब बात समझ में आई? तो सामने आपके है, LH करेगा स्टिमुलेट टेस्टिस को, तो टेस्टोस्टेरोन जो मर्द को मर्द कहलवाता है, इसी की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मर्द नहीं, वो नपुंसक हो गया। इसी की कमी से मर्द नपुंसक हो जाता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन अगर कमी होगी तो महिला में वही समस्या आएगी, बार बार बच्चा ना पैदा कर पाने की, फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका FSH और LH। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपके पहले और दूसरे हार्मोन थे पीयूष ग्रंथि से बनने वाले। अब लिखिएगा, नंबरिंग करिएगा, नंबर 3, ठीक ना। तो नंबर 3 में आपका आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बहुत अच्छा काम। इसको सबसे मेन क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, मिल्क मिल्क सिंथेसिस, मतलब दूध का संश्लेषण। तो दूध को बोलते हैं दुग्ध, ठीक ना। तो बोलेंगे दुग्ध का संश्लेषण या दुग्ध संश्लेषण, इसी का काम है। ध्यान से समझिएगा, पहले मैं बोलूंगा उसको समझ लीजिएगा, तब इसको बोलूंगा तो लिख लीजिएगा, ठीक ना। मैं तो शॉर्ट लिखता हूं, आप पूरा लिखा करिए। सबसे बड़ी बात, जस्ट दो हार्मोन के साथ ये भी चलेंगे, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है, उसके बाद जब उसकी बेबी की डिलीवरी होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब स्तर अपना कम होने लगता है, तो तुरंत प्रोलैक्टिन हार्मोन चालू होता है, और उस महिला के जो स्तन है, ठीक ना, ब्रेस्ट, उसमें क्या होता है, ये ब्रेस्ट के ग्लैंड को, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। वो बड़े होते हैं आकार में, क्यों, क्योंकि अब महिला मां बनी है, और यही है जो मिल्क सिंथेसिस करता है, दूध का निर्माण, प्रोडक्शन करना शुरू करता है। ध्यान रखिएगा, इसे करेंगे, समझिए क्यों। ये करेगा प्रोडक्शन, निकालेगा नहीं, अगला हार्मोन ऑक्सीटोसिन निकालेगा। तो दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी। क्वेश्चन यहीं से लड़के गलती करते हैं, आधा जान के खुश हो गए और जाके पढ़ के क्वेश्चन गलती करके आ गए। प्रोलैक्टिन की जिम्मेदारी केवल दूध, माता में दूध बनाने की है, ऑक्सीटोसिन की निकालने की है। अब लिखिए कि यह दुग्ध ग्रंथियों का, महिला में यह दुग्ध ग्रंथियों का विकास करते हैं, ठीक, और दुग्ध का उत्पादन करते हैं। उत्पादन का मतलब लिखेंगे आप मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क प्रोडक्शन, न कि रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है, मतलब मिल्क को रिलीज कर रहा है। तो ये दूध का उत्पादन करते हैं और दूध ग्रंथियों का विकास करते हैं। अब आप समझे कि दूध ग्रंथियों का विकास करना और दूध का उत्पादन करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रोलैक्टिन की। अब लिखेंगे अगला हार्मोन, चौथा हार्मोन, ठीक ना। ये है, आप नंबरिंग करते चलिएगा तभी पता चला कि हम 9 हार्मोन पढ़े हैं। ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे बोलते ही हैं रिलीज ऑफ मिल्क, लिख लीजिएगा, रिलीज ऑफ मिल्क, मतलब प्रोलैक्टिन ने महिला के शरीर में दूध का प्रोडक्शन किया, निर्माण किया, उत्पादन किया, और ऑक्सीटोसिन ने दूध को निकाला। तो लिखिएगा, यह दुग्ध को निकालता है, रिलीज करता है, ठीक है। अच्छा, कई चीजें हैं, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी को हम बोलते हैं लव हार्मोन। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा सब, यही लव हार्मोन है, यही लड़के और लड़की, पुरुष और महिला के बीच में आकर्षण को बढ़ाता है, अट्रैक्ट करता है, यही, ठीक ना। इसी को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। यही क्या है भाई, बर्थ हार्मोन है। जैसे मैंने पढ़ाया था कि आपको रिलैक्सिन हार्मोन याद होगा, रिलैक्सिन हार्मोन महिला को बच्चे की जन्म में पूरी तरह सहायता करता है, वैसे ही ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसे हम बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये भी बच्चे की जन्म में बेबी को स्लिप कराने में हेल्प करता है। जो महिलाओं में होता है ना पेल्विक गडर, उसी को ये चौड़ा करता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए, ठीक है। तीसरी बात, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गाय और भैंसों, मतलब मवेशियों में दिया जाता है, इसकी सिरिंज, सुई ऑक्सीटोसिन की, तो वो अपने मतलब जो उनकी कैपेसिटी, क्षमता है, उससे अधिक दूध देने लगती हैं। इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया, तो इससे कैंसर खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो सुई होती है, सिरिंज, वो लगती है फलों और सब्जियों में, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है, जैसे लौकी, बैगन, केला, ठीक है, संतरा। ये आए थे छोटे, सुई लगी, हो गए बड़े, छोटे थे तो दाम कम था, बड़े हो गए दाम बढ़ गया, ठीक। लेकिन खाने वाले को कितना दिक्कत। इसीलिए अब कुछ भी चीज खाने लायक बचा ही नहीं कायदे का, देखा जाए तो मार्केट में बिजनेस को लेके इतनी ज्यादा गंदगी मची हुई है कि जो बढ़िया है आप घर में खाइए बना के, सही रहेंगे, क्योंकि कुछ भी बाहर खाने लायक नहीं है, फल तक नहीं छोड़ा गया, न सब्जी तक। तो खेतों की सब्जियां अगर सामने दिख रही हैं तो वही सही है, यही हार्मोन की सिरिंज लगा के उनके आकार को बढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो ये था ऑक्सीटोसिन। तो 3 और 4, अब करें पांचवा। अब लिखिए पांचवा हार्मोन, तो पांचवा है मिलेनोसाइट्स हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हमको लगता है कि हर साल क्वेश्चन आता है 5वें हार्मोन से, मिलेनोसाइट्स हार्मोन, ठीक है।
इसको बड़े ध्यान से पहले समझेंगे तब इसको लिखिएगा, साथ में लिखते चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान समझिए, मेलानोसाइट्स हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में मेलानिन या इसी को बोलते हैं मिलानिन, ठीक है, मिलानिन नामक एक पदार्थ बनाता है, इसका निर्माण करता है। और जैसे ही इस पे अल्ट्रावायलेट किरण मैच की, यूवी रेज, तुरंत ये टैन कलर में मतलब गाढ़े रंग में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। प्रारंभ में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका एक ही कलर होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। प्रारंभ में हर बच्चे का रंग, इस धरती पे जो भी माता पिता अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, जैसे ही वो बच्चा भी गर्भ से निकला, किसी का बच्चा काला, गोरा, सांवला माता पिता हैं, किसी का भी बच्चा गर्भ से जैसे निकला, प्रारंभ में हर बच्चे का रंग कैसा दिखाई देगा? ब्लूइश पिंक, ठीक है, ब्लूइश पिंक। ब्लूइश का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, जिसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, ठीक, और पिंक का मतलब होता है प्योर ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड का जो रंग होता है वो लाल या डार्क गुलाबी कह लीजिए, और इम्प्योर ब्लड का जो रंग होता है कलर, वो नीला या पर्पल होता है, ठीक ना। इसीलिए बच्चा किसी का भी जन्म लिया, तुरंत वो कैसा दिख रहा है? वो हल्का नीला और गुलाबी दिख रहा है। सबका बच्चा ब्लूइश पिंक दिखाई देता है, मतलब गोरा ही कह लीजिए। ब्लू और ऑरेंज उसको, और सॉरी, ब्लू और पिंक दिखाई दे रहा है बच्चा, ठीक। लेकिन अब उसके शरीर में उसने जन्म लिया, मेलानोसाइट्स हार्मोन का स्त्रावण शुरू हुआ, बच्चे की धूप में मालिश भी शुरू हुई, बच्चा धीरे धीरे बड़े होकर बाहर भी निकल रहा है, ठीक। तो जैसे ही बच्चे की मालिश अब शुरू होती गई, बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्ट्रावायलेट किरण उस पर पड़ रही है, तो मिलानिन जब अल्ट्रावायलेट से मैच कर रही है तो टैन कलर। अब आप समझेंगे टैन कलर है क्या, मतलब कि बच्चे का रंग तो बचपन में जैसे बच्चे पैदा हुए सभी के इस धरती पे दिखे एक तरह, इसलिए हॉस्पिटल में कई बार बदलने का डर हो जाता है, ठीक ना। तो बच्चे तो दिखे एक तरह, लेकिन जैसे जैसे मिलानिन पदार्थ पर अल्ट्रावायलेट किरण मैच करती गई, मतलब उस पर उन लोगों का रिएक्शन होना शुरू हुआ, ठीक ना, वैसे ही बच्चा अपना टैन कलर में आना शुरू हो गया। मतलब कि माता पिता काले हैं तो काला होगा, सांवले हैं तो सांवला होगा, गोरे हैं तो गोरा होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यही मिलानिन पदार्थ जो होता है ये अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा भी करता है, ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह बात समझ गए होंगे कि मिलानिन, इसलिए कई बार यहां से क्वेश्चन भी आया है कि हमारे शरीर में वर्ण रंग को, मतलब रंग देने वाली जिम्मेदारी किस हार्मोन की होती है? मेलानिन की। बड़े आराम से आंसर करिएगा। यही मैं पढ़ाया था आपको, पिनियल ग्लैंड से जो निकलता है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, यही जो है रंग वर्णक देने में सहायक होता है, ठीक है। तो अब बात समझ में आई कि बच्चे पे जैसे ही जब सूर्य का रंग, सूर्य का किरण जब पड़ता है तो बच्चे अपना रियल रंग में आना शुरू कर देते हैं, ठीक ना, रियल कलर, क्लियर। और ये मिलानिन अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा भी करती है, यही रंग देने में सहायक होता है, जिसमें जितना कम अधिक इसकी मात्रा होती है वही गोरा और काला दिखाई देता है, ठीक। अब आइए छठवां हार्मोन। छठवां हार्मोन बहुत कायदे से समझना है, कहे ना कि आप समझ रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना, क्यों इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। बात समझ में आ रही होगी ना। अकेले मटर के दाने के बराबर ये यह ग्रंथि इतने जाने को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक। सारी कंट्रोलिंग पावर इसी की है। और ये किसके कंट्रोलिंग पावर में है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। वही हाइपोथैलेमस जो आपको पढ़ाया था, जिसको ऋषि मुनि कहते हैं कंट्रोल में कर लीजिए, ठीक। यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जिसको आप कहते हैं कि सर आज हमारा मूड नहीं है पढ़ने का, सर आज बहुत मूड है पढ़ने का। जो ये मूड है ना, जो मूड स्विंग कराता रहता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिएगा छठवां जो हमारा है, इसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसे ही बोलते हैं शॉर्ट में एडीएच। ये एडीएच क्या है तो ये भी लिख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी का मतलब खिलाफ, ड्यूरेटिक का मतलब होता है मूत्रवर्धक हार्मोन। अभी आप पूरी तरह समझेंगे,
वैसोप्रेसिन। देखिए ये क्या करता है हमारे शरीर में, ठीक ना। इसी एडीएच एंटीडायबिटिक हार्मोन की जिम्मेदारी है कि किडनी के पास, ठीक ना, यही एडीएच है जो हमारी किडनी को, जैसे इसका स्त्रावण शुरू होगा तुरंत ये किडनी के पास जाके कहेगा कि हम तय करेंगे कि तुम बॉडी में कितना पानी एब्जॉर्ब करोगे, कितना यूरिन निकालोगे। ये हार्मोन सक्रिय भूमिका निभाता है हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में। तो लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि शरीर में वाटर बैलेंस का काम करता है। शरीर में जल संतुलन को बनाने का कार्य इसी का है, वाटर बैलेंस का काम इसी का होता है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, जैसे ही इस एडीएच हार्मोन की कमी होगी, ठीक ना, जैसे ही इस एडीएच हार्मोन की कमी होगी वैसे ही ये शरीर में पानी कम अवशोषित करेगा। बात समझ में आई। और जैसे ही एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी, ज्यादा होगा हमारे शरीर में, वैसे ही ये शरीर में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। मतलब हमारे शरीर में इसकी कमी हुई तो अब यही तय करता है, कम हुई तो किडनी को ये वही आदेश दे पाएगा कि पानी कम स्टोर करो, अधिक निकाल दो। तो हमारे शरीर में जो पानी कमी हो जाएगी वो इसी हार्मोन के चलते, ठीक है। और हमारे शरीर में जो अधिक एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, अवशोषण, वो इसी हार्मोन के चलते। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एडीएच हार्मोन पूरी तरह से डिपेंड करता है 5 चीजों पे। नंबरिंग करके लिख लीजिएगा। पहला चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा अल्कोहल, ठीक ना, चौथा सिगरेट और पांचवा चॉकलेट। ध्यान रखिएगा, चाय, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट और आपका चॉकलेट। जैसे ही व्यक्ति इन 5 चीजों का सेवन करता है वैसे ही हम एडीएच हार्मोन में क्या कर देते हैं, कमी ला देते हैं। इसी कारण देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर पहले पानी पिया हो और अब चाय या कॉफी तुरंत पी ले, तुरंत उसको 10 मिनट बाद बहुत तेज पेशाब लगती है। और ठंडी में तो सामने जल दिखता है। ठंड के मौसम में अगर आप चाय पिए हैं और फिर कहीं दोबारा चाय पी लिए, देखिएगा तुरंत पेशाब लगेगा। तुरंत क्या किया, एडीएच को तुरंत कम कर दिया, पानी बॉडी में जो भी था वो कम एब्जॉर्ब किया, जो शरीर से पानी है सब बाहर निकाल देगा मूत्र के रास्ते। तो ये 5 चीज क्या करते हैं, एडीएच में कमी लाते हैं। और जैसे हार्मोन कमी हुई तो यही तय कर रहा था किडनी के पास जाके कि हम ही तय करेंगे ना कि तुम कितना अवशोषित करोगे पानी और कितना यूरिन निकालो। किडनी यूरिन निकालती है। तो इसी कारण हमारे शरीर में पानी कमी हो जाना, यूरिन का बार बार निकलना, गला बार बार सूखना, प्यास बार बार लगना, इन सारी बीमारी को एक नाम दिया गया, डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज जो मधुमेह बीमारी है, जो शुगर कहते हैं आप, उसका पूरा नाम है डायबिटीज मिलिटस। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मिक्स्ड ग्लैंड, इसी के बाद लास्ट है ग्लैंडो सिस्टम का टॉपिक, उसमें पूरी तरह पढ़ाऊंगा। मधुमेह उसे कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस को, और डायबिटीज इंसिपिडस मतलब वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी। तो आइए लिखा जाए। अब तो बात आप समझ गए होंगे, तो लिखिएगा कि वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से, आप पूरी चीज लिख लीजिएगा, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। और ये वो बीमारी है जिसके चलते हमें प्यास बार बार लगती है और हम मूत्र भी, मतलब यूरिन भी बार बार करते हैं, ठीक ना। और पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशाब तो करेंगे ही, जब पानी पिएंगे तो पेशाब करेंगे। अच्छा, ये मौसम पे भी डिपेंड करता है। गर्मी का मौसम हो तो भाई अब 2 गिलास पिएंगे तो रात में बाथरूम नहीं जाएंगे, सुबह उठ के पेशाब करेंगे। लेकिन अगर ठंडी में पी लिए आप, और अगर आप चाय, अल्कोहल इसके शौकीन है, नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप केवल ठंडी में 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद फिर देखिए मजा, पूरे रात भर आप जगे रहेंगे, टंकी खुले रहेगी आपकी, ठीक है। पानी है, पानी, पेशाब निकल रहा है। तो डायबिटीज इंसिपिडस, जब पानी शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, आपको प्यास बार बार लगेगी।
तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमें प्यास बार बार लगती है। क्लियर, समझ में आई बात? और यहाँ पे एक चीज और गौर कर लीजिएगा, बार बार यूरिन का निकलना, गर्मी में अगर एक गिलास पानी पिए और बाहर पेशाब कर रहे हैं, इसका मतलब डायबिटीज मिलिटस मतलब शुगर हो गया है। प्यास बार बार लगना मतलब डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ा जाए। तो अगला हार्मोन हमारा कौन सा है? ये था छठवां। सातवां सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, आइए लिखा जाए, लिखिएगा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सातवां हार्मोन। इसे बोलते हैं GRH। GRH क्या है फुल फॉर्म? ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन नाम ही है। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही लिखिएगा कि यह भौतिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट, मतलब इसका मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। मानसिक विकास से, हमारा मेंटली हेल्थ से, डेवलपमेंट से इसका कोई दूर दूर तक लगा नहीं है। ये केवल फिजिकल ग्रोथ, नाम ही है ग्रोथ रेगुलेटिंग, ये फिजिकल ग्रोथ के लिए जाना जाता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अब इससे भी 3 हार्मोन निकलते हैं। ये तो खुद हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन खुद है। और इससे भी 3 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 जिसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ये एन लिखे हैं, जाइजेंटिज्म। इसका मतलब होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं भीम कायत्व। ठीक है, जाइजेंटिज्म का मतलब भीम कायत्व, मतलब लिख लीजिएगा शरीर में विकास ज्यादा तेजी से होना। शरीर में विकास ज्यादा तेजी से होना, ज्यादा तेजी से होना। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के तहत अगर जाइजेंटिज्म का श्रावण ज्यादा हो गया, तो कोई बच्चा अगर 12-13 साल का है, उसके शरीर में विकास बहुत तेजी से हो गया, वो लग रहा है कि 18 साल का है, लंबाई बढ़ गई, दाढ़ी मूछ भी आ गई, हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, नंबर 2, इसी हार्मोन के चलते जो आप देखते हैं डॉर्फिज्म, ठीक ना, जिसे बोलते हैं हिंदी में बौनापन, लंबाई नहीं बढ़ी, बौने रह गए, तो लिखिएगा यह बौनापन का कारण है, इसी हार्मोन के कमी के चलते। ठीक, और जो तीसरा नंबर है उसे हम बोलते हैं एक्रोमिगैली, नंबर 3। ठीक ना, नंबर 3 को बोला जाता है एक्रोमिगैली, जिसको आप बोलते हैं हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। ठीक ना, लिख सकते हैं इसको व्यवहारिक भाषा में, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ध्यान से समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं डोपिंग। अब बात समझ में आई कि डोपिंग क्या है? यही डोपिंग है, जो प्लेयर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे 80 किलो उठा रहे हैं वेट लिफ्टिंग और 180 किलो उठा लिए, यही डोपिंग है। इसी की सिरिंज लगती है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जबकि ये इलीगल है और ये वैध भी नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक ना, इसी कारण आप ही के लिए किया गया है। इस पे एक फिल्म बनी है, आप साउथ की फिल्म देखिएगा, सूर्या की। सूर्या को जानते हैं ना, साउथ का जो स्टार जिसने गजनी बनाया था, उसी की रीमेक आमिर खान किए थे, जो बहुत फेमस, जिसने सिंघम बनाया था। आप देखिएगा सूर्या को, उसकी फिल्म है, डबल रोल, दोनों जुड़वा भाई बने हैं, यहां से सटे हुए हैं दोनों भाई। बाद में पिता ऑपरेशन करता है, पिता ही विलन रहता है, और तब जो एक भाई है, तब वो पूरा सर्वे करता है कि हमारे पिता इतने रपति कैसे बने, क्या करते हैं, और बहुत नायक के रूप में है और रहते खलनायक हैं। तो यही जो आप देखते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया पाउडर दिखाया जाता है कि आप खाइए पीजिए, पाउडर पीजिए तो लंबाई बढ़ जाएगी, मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, ताकत बढ़ेगी। और उस पिक्चर में दिखाया है कि इतने प्लेयर जो 1-1 कुंतल का वेट लिफ्टिंग उठाते थे, बाद में क्या होता है कि 1 गिलास पानी नहीं उठा पा रहे हैं। यही हाल होता है। कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे खाना पीना खाइए खूब बढ़िया से, रोटी चावल, घी, दूध, दही, अंडा, चिकन, मटन, ये सारी चीजें जो हैं आपको प्रोटीन से लेके कार्बोहाइड्रेट, घी, दही, सब खाइए, रियल ताकत है। सुबह चना खाइए भिगो के, सोयाबीन खाइए, मूंगफली खाइए, मूंग खाइए, ये सब अंकुरित अनाज
आप देखिए आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी, एकदम जो असली ताकत होती है। जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं करिए, लेकिन बहुत तेजी के चलते आपकी बहुत जल्दी हम शरीर बना लें तो समझ लीजिए आज तो बनाएंगे, कल को इतना बुरा करेंगे कि आपकी शरीर खराब, आप खुद खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यही है आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो ये हुआ आपका कौन सा, ये हमारा था छठवां, ये है सातवां सोमैटोट्रोपिन। ठीक ना, समझ गए बात को? अब लिखा जाए आठवां हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन, इसे बोलते हैं TSH। TSH क्या है भाई फुल फॉर्म? नाम में ही इसके अर्थ छुपा है जिसको आपको लिखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब इसमें एक बात आपको बस लिखनी है कि यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, हार्मोन प्रेरित या उत्तेजित करता है। ठीक है, एक लाइन बस हो गया। आप कहेंगे कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को अब उसके हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित कर रहा है। बताया ना कि सारा खेल हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, उसने अपने चेले को आदेश दिया। चेला कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और उसने सारे हार्मोन को आदेश दिया कि तुम अब अपना अपना काम करो। सारे ग्लैंड लिखवाया था ना सबसे पहले, सभी ग्रंथियों को नियमित करता है, सारे ग्लैंड को सही से एक्टिवेट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, तो जो आपको मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई, इसकी पूरी क्लास चली है पिछली वीडियो में, जो नहीं किए होंगे जरूर देख लीजिएगा, जो किए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि जब हम आपको पढ़ाए थे थायराइड ग्लैंड जिससे बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और पैराथायराइड जिससे बनता है पैराथार्मोन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये सभी जिम्मेदारी किसकी है? थायरोट्रोपिन हार्मोन की, जो यही करता है कि थायराइड ग्रंथि आप थायरॉक्सिन निकालिए। और फिर थायरॉक्सिन क्या है भाई? मेटाबॉलिक हार्मोन है, वही हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि को डेवलप कर रहा था, वही हमारे कोशिकीय शोषण को बढ़ा रहा था, ये सारी चीजें क्लियर। अब नौवां है आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। ठीक है, एड्रीनो, घबराइएगा मत, आप सोच रहे होंगे ना कि सर को कैसे याद है, जिस प्रकार मुझे याद है उस प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, बस अभ्यास करने की जरूरत है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पढ़ते तो एक में है, इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई? इसी को बोलते हैं ACTH। ACTH का मतलब A से एड्रीनो, C से कार्टिको, T से ट्रॉपिक, H से हार्मोन। और ये भी केवल एक कार्य करता है जिसकी पिछली वीडियो में पूरी क्लास चल चुकी है, तो लिखिएगा, यह एड्रीनल ग्लैंड जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यह एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि को हार्मोन के स्रावण या स्त्रावण के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है। आई बात समझ में? तो ये आपका आज पूरा कंप्लीट हुआ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा कंप्लीट हुआ। और ये भी आप मत सोचिएगा, इसकी मैंने पिछली वही इंडोक्राइन में जो इसकी पहले की वीडियो थी पढ़ाया हूं पूरा एड्रेनल ग्लैंड, कि जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, और जो कॉर्टेक्स से तीन प्रकार के हार्मोन निकल रहे थे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड, क्लियर। और मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को हम बोलते हैं एड्रेनालिन, जिसको बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, पूरी चर्चा की थी। वो सारे एड्रेनल ग्लैंड की हार्मोन जो अभी बताया, निकालने की जिम्मेदारी किसकी? ACTH की। और इनको एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक काम करता है, इसीलिए बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, आपके जितने भी दोस्त होंगे, प्लेटफॉर्म जितना भी आपके पास होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं पैसे के अभाव में। ठाठ से पढ़ाई करिए और कमेंट जरूर किया करिए। बहुत लोग कमेंट में कंजूसी करते हैं, कैसा लगा, क्या समझे क्या नहीं समझे,
कई बातें समझ में नहीं आएंगी, वहां क्वेश्चन करेंगे तो मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आप मन से पढ़िए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।